ब्रेन एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो हमारे शरीर के कई सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। स्ट्रोक के दौरान यदि शरीर के किसी भाग तक खून नहीं पहुंच पाता तो वो भाग फंक्शन नहीं कर पाएगा। जब कोई ब्रेन की नस बर्स्ट हो जाती है या ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है या फिर वो नस ब्लॉक हो जाती है और ब्लड यानी ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता तो ऐसे में स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रोक इंडिया में होने वाले डेथ्स और डिसेबिलिटी के प्रमुख कारणों में से एक है। इंडिया में स्ट्रोक के केसेस नेशनल एवरेज अगर हम बात करते हैं तो 119 टू 145 पर लैक ऑफ पॉपुलेशन के कंपैरिजन में रूरल एरियाज में अगर हम बात करते हैं तो 194 टू 215 पर लैक पॉपुलेशन में ज्यादा है। वर्ल्ड स्ट्रोक डे 29 अक्टूबर को जनरल पब्लिक में स्ट्रोक के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है ताकि आम जनता इसके उपचार के बारे में जानकर सतर्क रहे। यह कार्यक्रम वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2006 में शुरू किया गया था। मेडी सर्कल में हम वर्ल्ड स्ट्रोक डे सीरीज का आयोजन कर रहे हैं टू ड्रॉ अवेयरनेस ऑन द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर स्ट्रोक टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक। हेलो नमस्कार, मैं हूं प्राचिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर पवन पाई से। डॉक्टर पवन पाई वॉक हार्ट हॉस्पिटल मुंबई में न्यूरोलॉजी और न्यूरो इंटरवेंशंस में कंसल्टेंट है। Dr. Pawan has a vast experience of treating neurological diseases such as stroke, epilepsy, Parkinson's disease, dementia, headache, vertigo, multiple sclerosis, myasthenia gravis, and peripheral neuropathy. He has expertise in performing neurointerventions such as mechanical thrombectomy, carotid and vertebral artery stenting, intracranial artery stenting, and aneurysm coiling and complex avium and tumor embolization. He has undergone a 2 years postdoctoral fellowship in neurovascular interventions from prestigious KEM Hospital, Pune. Welcome to the MediCircle, Dr. Pawan Pai. How are you today, sir? Good, thank you. So my first question would be, sir, कि क्या स्ट्रोक सिर्फ यंग पीपल या केवल एल्डरली पीपल को अफेक्ट कर सकता है? स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जो कोई भी एज ग्रुप में अफेक्ट कर सकती है। मोस्ट कॉमन एज ग्रुप जो होता है वो होता है एक 50 टू 60 या उसके ऊपर का एज ग्रुप में होता है। बट आजकल ये मानसिक तनाव और जैसे ओबेसिटी, स्थूलता है, यंग लोगों में भी डायबिटीज और बीपी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो 40 के कम के उम्र के लोगों को भी आजकल ये स्ट्रोक ज्यादा तौर पे दिखाई दे। बेसिकली 25 साल के उम्र के बाद हम में से एक में से 4 में से किसी एक को उनके लाइफ टाइम में स्ट्रोक होने की संभावना रहती है। जी, स्ट्रोक होने पे क्या होता क्या है एक्चुअली डॉक्टर साहब, ये बताएं आप। स्ट्रोक में सडनली कोई भी एक जो हमारी बॉडी का हिस्सा है, एक साइड का, वो काम करना बंद करता है। तो उसके लक्षण अगर हम संक्षिप्त समरी में बताएंगे तो बी फास्ट करके एक निमोनिक याद रखा जा सकता है। बी फास्ट में बी होता है बैलेंस का, जैसे लोगों को जैसे टोल है, बैलेंस है, वो चला जाता है, वो डगमगाते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ई होता है आई के लिए, आई विजन जो होता है वो खराब होता है, कोई एक साइड में बराबर दिखाई नहीं देता है या फिर कम दिखाई देता है। एफ होता है फॉर इट इज फेस। फेस मतलब अगर कोई एक साइड, अगर पेशेंट को ई करने बोले या स्माइल करने बोले तो कोई एक साइड उनका ड्रूप होता है, तो ये एफ होता है, एफ फॉर फेस। ए इज फॉर आर्म, अगर पेशेंट को दोनों हाथ ऊपर करने को बोला जाए तो उसका कोई एक साइड जो है वो नीचे की तरफ गिरता है या फिर उसको उठाने को एक साइड नहीं हो पाता। कभी कभी हाथों से कोई कप या फिर पेन छूट जाता है। जी, तो ये है फॉर आर्म वीकनेस। एस इज फॉर स्पीच। स्पीच मतलब पेशेंट का जो है बोलने को स्लरिंग हो सकता है या फिर जो वो बोलते हैं स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं, या बोलने को ही नहीं होता है, या फिर वो हम जो बोलते हैं वो उनको समझ में नहीं आता, कॉम्प्रिहेंशन इफेक्ट होता है। तो दैट इज फॉर एस। एस इज फॉर स्पीच।
एंड टी इज फॉर टाइम। टाइम मतलब पेशेंट को जब स्ट्रोक के ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो पेशेंट को एक टाइम बाउंड पीरियड में इसका उपचार करना जरूरी हो जाता है। तो ये टाइम होता है 4.5 आवर्स के लिए। एक टाइम में पेशेंट को नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचना होता है और वहां पे उसका उपचार किया जा सकता है। तो बेसिकली स्ट्रोक एक इमरजेंसी है, क्योंकि अगर हमने जितना समय एक डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट करने में उसमें हम वेस्ट करते हैं, उतना ब्रेन का असर, ब्रेन पे जो असर है वो परमानेंट और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। अभी जैसे एक पेशेंट 1 घंटे के अंदर अगर हमने ट्रीटमेंट डिले किया तो हमारा एज जो है, पेशेंट का एज, वो 3.6 ईयर्स से आगे चला जाता है। 3.6 ईयर्स आगे चला जाता है, तो उतना एजिंग उसका बढ़ जाता है। तो जितना जल्दी ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं उतना जल्दी पेशेंट रिकवर भी हो जाता है। जी जी, बेहतर है। मैं तो इनफैक्ट आपसे अगला प्रश्न ही यही पूछने वाली थी कि स्ट्रोक को इमरजेंसी सिचुएशन माना क्यों जाता है। वो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले ही मुझे जवाब दे दिया है। तो सर आप ये बताएं कि स्ट्रोक के लिए कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? है। स्ट्रोक दो तरह का होता है। एक इस्केमिक स्ट्रोक होता है जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम पहुंचने से वजह से होता है, और एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जो ब्रेन की अगर आर्टरी रप्चर हो जाती है, बर्स्ट कर जाती है, तो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। लेकिन अगर पेशेंट जो है इस्केमिक स्ट्रोक अगर है और पेशेंट टाइम टू 4.5 आवर्स के अंदर हॉस्पिटल पहुंचता है, तो हम पेशेंट का पहले सीटी स्कैन करते हैं, उसमें ब्लीड रूल आउट करते हैं। एक बार ब्लीड अगर रूल आउट हो जाए तो हम उनको एक क्लॉट बस्टर इंजेक्शन दे सकते हैं। ये क्लॉट बस्टर इंजेक्शन से जो उनका ब्लड सप्लाई रुका होता है वो खुल जाता है और ब्रेन का ब्लड सप्लाई रिस्टोर होकर रिकवरी प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये इंजेक्शन हम 4.5 आवर्स के अंदर ही दे सकते हैं। उसके बाद वो देने में रिस्क रहता है ब्लीड होने का। तो ये 4.5 आवर्स के अंदर हो सकता है। अगर समझो पेशेंट 6 घंटे के अंदर हॉस्पिटल आता है और उनके आर्टरी, ब्रेन की आर्टरी में कंप्लीट ब्लॉक है, तो हम वो ब्लॉक को मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के द्वारा खोल सकते हैं, और वो जी। खोलने के बाद जो ब्लड सप्लाई रिस्टोर होता है उससे वो ब्रेन रिकवरी प्रोसेस शुरू होता है। तो ये ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। समझो पेशेंट ये विंडो पीरियड के बाहर हॉस्पिटल पहुंचता है, समझो पेशेंट 6 घंटे बाद या 12 घंटे बाद पहुंचता है, तो ये पेशेंट को हम एग्रेसिवली ट्रीट नहीं कर सकते हैं, और ये पेशेंट को फिर से स्ट्रोक ना हो ऐसे हम एक एंटीप्लेटलेट ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। बट ऑलरेडी स्ट्रोक के जो लक्षण दिखाई देते हैं वो उनको ट्रीट होने में टाइम लगता है। तो कभी कभी 3 महीने तक लग सकते हैं, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन 3 महीने तक जो रिकवरी होती है वो काइंड ऑफ फाइनल रिकवरी होती है। उस दौरान पेशेंट को फिजियोथेरापी ये भी एक ट्रीटमेंट के तौर से देना चाहिए। तो फिजियोथेरापी हेल्प्स द पेशेंट टू। सो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट यही रहता है कि पेशेंट को बीपी, डायबिटीज अगर है या कोई रिस्क फैक्टर है, तो रिस्क फैक्टर को हमको आइडेंटिफाई करना है ताकि वो फिर से उनको लाइफ में वो स्ट्रोक ना हो। बट ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट नहीं होता है, और ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसका अभी तक ट्रांसप्लांट का कुछ उपाय नहीं है। तो अगर स्ट्रोक पेशेंट को होता है, इस्केमिक स्ट्रोक है, तो वो ये विंडो पीरियड में ही हम ट्रीट कर सकते हैं, आइदर विद मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी और विद आईवी थ्रोम्बोसिस। तो ही वो कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल। अगर ये विंडो पीरियड समझो छूट गया तो फिर ये रिकवरी प्रोसेस स्लो हो जाता है। मुझे इसमें एक फॉलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है डॉक्टर कि अगर मान लीजिए जैसे बहुत सारी जगहों पर इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती है कि जिस वक्त उन्हें स्ट्रोक आया, मान लीजिए बहुत माइल्ड था, बहुत सीरियस स्ट्रोक नहीं है, तो परिवार ये समझ ही नहीं पाता है कि अगले को कुछ हुआ है, और मान लीजिए वो सिर्फ बेहोश हुए या चक्कर खा के गिर गया, या उनकी बॉडी फॉर टेम्पररी थोड़ी देर के लिए काम नहीं कर रही थी और वो वापस उठ के बाकी कामों में लग जाते हैं, तो क्या ये, अगर ये क्लॉट अगर मान लीजिए उस किसी परिस्थिति में थोड़ा बहुत सिम्टम्स है, तो क्या ये आगे जाके कुछ बड़े जोखिम की तरफ जा सकता है? ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, तो बेसिकली एक ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक करके एक होता है जिसमें कुछ क्षणों के लिए या कुछ मिनटों के लिए पेशेंट को स्ट्रोक के सिम्टम्स आके चले जाते हैं और पेशेंट एकदम ठीक हो जाता है। तो कोई कोई लोग इसका अनदेखा करते हैं और इसको जी। बीपी लो हो गया, शुगर लो हो गया ऐसे मान के हाँ। उसको ट्रीटमेंट नहीं देते। जी तो बिल्कुल। ये भी एक अवेयरनेस इशू है। जैसे हार्ट अटैक में पेशेंट को चेस्ट पेन होता है या फिर पसीना छूटता है, तो हाँ हाँ। पेशेंट जल्दी से जल्द हॉस्पिटल
पाता है, बट ये वाला अवेयरनेस अभी तक स्ट्रोक में लोगों को नहीं है जी। लेकिन अगर तो बेसिकली अगर पेशेंट के जो परिवार के लोग हैं, जो उनके सदस्य हैं, अगर वही पेशेंट को घर पे ही स्ट्रोक का निदान करते हैं तो फिर पेशेंट को जल्द से जल्द नियर बाय हॉस्पिटल लेके जाना आसान हो जाता है। तो जी। जब स्ट्रोक अगर पेशेंट को लक्षण दिखाई देते हैं तो उसमें ज्यादा वक्त स्पेंड नहीं करना चाहिए, या जैसे अगर पेशेंट को जीपी के पास गया, उधर 2 घंटे बैठा, पेशेंट को जीपी मिला नहीं, तो उसमें टाइम स्पेंड नहीं करना है, या किसी डॉक्टर साहब को घर बुलाया तो इसमें टाइम वेस्ट होता है। अगर पेशेंट को स्ट्रोक के लक्षण दिखाई दिए तो उनके परिवारजनों ने उनको उनके ही व्हीकल से, इनफैक्ट एम्बुलेंस को भी नहीं बुलाना चाहिए, उनके व्हीकल से रिक्शा करके नियर बाय हॉस्पिटल जहाँ पे सीटी स्कैन हो वहां ले जाना चाहिए। इससे पेशेंट का जो टाइम है बच जाता है ट्रीटमेंट शुरू करने में, और उससे रिकवरी जो होती है वो काफी अच्छी होती है। तो पेशेंट का यही है कि they have to reach hospital in time in a stroke ready hospital, and then जी। the treatment is possible and recovery is marvelous. You may not believe, ये सबसे एक मैं बोलूं अगर एक आविष्कार है जो 1996 में जो आईवी थ्रोम्बोलिटिक एजेंट से जितनी रिकवरी जो दिखाई देती है, इट इज मैजिकल एंड इट इज वेरी सेटिस्फाइंग रिकवरी जो मैं बता सकता हूँ। तो बेसिकली एक पेशेंट अगर आता है, एक साइड उनका मुंह नहीं कर रहा है और एक इंजेक्शन दिया, आधे घंटे में पेशेंट खाकर हिलाने लगा, बात करने लगा, तो क्या ये एक चमत्कार नहीं है? तो दिस इज पॉसिबल, और ये एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में ही पॉसिबल है। तो पेशेंट को इसमें टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, एक बार स्ट्रोक के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी और बहुत ही काम की जानकारी हमें आज दी है, और इस स्ट्रोक के महत्व को भी समझाने के लिए आपने इतना एम्फेसिस दिया है इस बात पे कि पेशेंट्स को जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, और जैसे ही अगर परिवार में किसी को हुआ है या आपको स्वयं भी ऐसा लगता है तो आप तुरंत इमीडिएट प्रोफेशनल सीख करें और डॉक्टर के यहाँ जाएं, हॉस्पिटल में अपने आप को दिखाएं, तभी आपका इससे बच पाना और इससे ठीक हो पाना संभव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ आज जुड़ने के लिए मेडी सर्कल के माध्यम से। बहुत ही कमाल की जानकारी आपने दी है, और मुझे लगता है हमारे सभी ऑडियंस आपकी इस सभी जानकारी से बहुत ज्यादा लाभान्वित होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन दिस सेशन विद मेडी सर्कल। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू हियर टुडे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।